अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश की बेसिक ग्रामर के बारे में। मतलब जो हमारी अक्सर वीकनेस यही होती है कि हमारे इंग्लिश में ही मार्क्स कम होते हैं ज़्यादातर। बजाते खुद मैं भी एक खुद स्टूडेंट हूँ अभी, और मेरे खुद के भी इंग्लिश में ही मार्क्स कम थे। तो मैंने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश की बेसिक्स ही सीखना दोबारा शुरू कर दी। क्योंकि जो मेरे ट्यूटर हैं ना, उन्होंने मुझे यही सिखाया था कि बेटा जब तक आपकी इंग्लिश की बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं हो सकती ना, तब तक आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव नहीं कर सकते और ना ही आप इसमें से मार्क्स ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, रट्टा सिस्टम हमने लगाया हुआ है, हम याद करके चले जाते हैं। यार इंग्लिश कहाँ से याद होनी है जब तक हमें उसकी बेसिक्स ही नहीं आएंगी। तो आज मैं आपको उन्हीं बेसिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो इंग्लिश की बेसिक्स में शामिल होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको इनके बारे में पता तो होगा। बहुत से लोग कहेंगे इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। भाई कहने को हर कोई ऐसे बोलता है कि हमें आते हैं, लेकिन जब बंदा इसको ध्यान से पढ़ता है ना, इनमें से हर दफ़ा पढ़ने से ना हमें कोई ना कोई नई चीज़ मिल जाती है। तो आप प्लीज़ मेहरबानी करें, इस वीडियो को देखें, इसमें आपका ही फ़ायदा होना है। तो अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर में ना पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, जिनमें पहला नाउन है जिसको इसम कहा जाता है। इसको उर्दू में भी आपने बहुत मरतबा पढ़ रखा है, आई नो दैट, इसमें कोई इशू नहीं है। प्रोनाउन इसमें ज़मीर को कहते हैं, एडजेक्टिव इसमें सिफ्त, और वर्ब हो गया ये फेल जो कोई काम करना ज़ाहिर करता है, एडवर्ब हो गया, प्रपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया। इसमें ना कंजंक्शन में ये देखो मैंने एन लिखना मैं भूल गया खुद से ही। हम खुद ही ऐसे कहते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, कहने को हर किसी को आती है, लेकिन देखो ना, हालांकि मैंने आपको समझाने के लिए लिखा लेकिन फिर भी मेरे से भी गलती हो गई। तो इसलिए आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। इंग्लिश की बेसिक्स को ही समझना पड़ेगा पहले, तब जाके आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं आएंगी और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी और आप खुद से कोई सेंटेंस राइट करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपको कोई टीचर स्टोरी देता है, आप स्टोरी याद करके चले जाते हैं। अगर याद की हुई स्टोरी भूल जाती है, फिर कहते हो यार मैं स्टोरी भूल गई, मार्क्स कम हो गए। यार स्टोरी हर किसी को भूल जाती है। अपने खुद की इंग्लिश स्ट्रांग हो ना, तो बंदे को खाका तो जहन में होता है, बंदा उसी अपनी अपनी स्ट्रांग इंग्लिश से ही स्टोरी राइट कर सकता है। सही है। तो चलिए हम पढ़ने जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं नाउन को। नाउन कहते हैं इसम को, यानी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, यानी कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। और जैसा कि इसके एग्जांपल में कोई भी आप ले लो ना, किसी शख्स का नाम, जगह का नाम या किसी भी चीज़ का नाम, उसको हम नाउन कहेंगे। जैसे अली इज़ गोइंग टू स्कूल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एक सेंटेंस है। आगे हम आपको टेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करूंगा। मैं खुद की भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसके साथ साथ आपको भी समझ आती जाएगी। जैसे कि इधर लिखा हुआ है अली इज़ गोइंग टू स्कूल, इसमें अली क्या है, किसी शख्स का नाम है ना, तो ये नाउन हो गया। और इसके अंदर स्कूल, स्कूल भी किसी जगह का नाम है, तो ये भी नाउन हो गया। आगे है आलिया इज़ अ टैलेंटेड गर्ल, तो इधर भी आप देख सकते हैं कि आलिया एक लड़की का नाम है, ये भी नाउन है। और इसके अलावा जो गर्ल है ये भी एक नाउन के तौर पे ही कंसीडर होगा। इसके अलावा ये इज़ है, ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है, ए आर्टिकल को कहते हैं। ये मैं आपको आगे मज़ीद जो मैं अपनी वीडियोस बनाऊंगा ना, तो उनमें मैं आपको सारा कुछ के बारे में, इसके बारे में मज़ीद पूरा गाइड कर दूंगा। और इसके अलावा टैलेंटेड, टैलेंटेड एक वर्ब है जिसके बारे में मैं अब भी आपको आगे वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं इसमें ज़मीर को, यानी कि प्रोनाउन इज़ अ नाउन, ये किस्म का नाउन ही होता है, विच इज़ यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन, यानी कि जो किसी इसम की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अलीना इज़ प्लेइंग विद हर फ्रेंड। अलीना ये बजाते खुद एक नाउन है। हर ये उसका यानी कि ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हो रहा है। हर कहते हैं ये, यानी कि इसी नाउन की जगह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। यही होते हैं ही, शी, इट, इसकी जगह पे जैसे इस्तेमाल होते हैं हिम, विद, हर, तो ये सारे, विद तो नहीं, हिम, हर जैसे ये यूज़ होते हैं ना, हिज वगैरह, ये एज अ प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव केस होता है। आगे अकरम हैज़ चीटेड विद हिज फ्रेंड, तो इसमें भी अकरम नाउन है और हिज ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी कि ये उसके नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो, तो ये एक प्रोनाउन है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। वर्ब सिंपली किसी काम को कहते हैं, यानी कि जो, जैसे कि ये खुद ही जाहिर कर रहा है, अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, यानी कि वो लफ्ज़ जो किसी काम के करने या होने को जाहिर करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, एक सेंटेंस है कि ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। ही इज़ रीडिंग अ बुक, इसमें क्या है, ही एज अ नाउन है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि वो इस वर्ब की हेल्प कर रहा है, यानी कि सेंटेंस की एक प्रॉपर से सीक्वेंस बना रहा है। आ एक आर्टिकल है जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं इसके बारे में आगे एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपको उसमें ये क्लियर हो जाएगा। बुक, बुक भी एक नाउन है।
तो इसमें वर्ब क्या है कि रीडिंग, यानी कि वो कोई काम कर रहा है ना, ऊपर मैंने बताया भी है कि किसी के काम के करने या होने को वर्ब कहते हैं। इसमें रीडिंग, ये काम किया जा रहा है तो इसको वर्ब कहेंगे हम। आगे यूसुफ इज़ ईटिंग फूड, यूसुफ खाना खा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक सेंटेंस है, आप जानते हैं इसको आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ हुई है वर्ब की चौथी फॉर्म। तो इसमें इज़ हेल्पिंग वर्ब है, वही बात आ गई जो इस वर्ब की हेल्प कर रहा है उसके सेंटेंस को सीक्वेंस में लाने के लिए, उसका एक प्रॉपर से व्यू दिखाने के लिए। और ईटिंग, ये खाना खाया जा रहा है, खाना खाना भी एक काम होता है जो आप सुबह शाम करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप सब भी करते हैं। तो इसमें ईटिंग ये खाना खाने को ज़ाहिर कर रहा है, तो ये भी एक वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। फूड इसका मतलब खाना होता है, ये एक नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। लेकिन खाना खाना जो हम खाते हैं वो एक काम है, उसको हम कहेंगे वर्ब। बजाते खुद फूड को भी हम खाना ही कहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। उर्दू में इसका मतलब और हो जाता है, इंग्लिश में आपको पढ़ने और लिखने में और नज़र आता है। इसके अलावा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब के बारे में। इन सिंपल वर्ड एडवर्ब को कहते हैं कि ऐसे अल्फाज जो वर्ब के ही मीनिंग में इजाफा करते हैं, यानी कि इट एड्स टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब। इधर मैंने आपको डिस्क्राइब भी किया इसके बारे में कि इट डिस्क्राइब्स हाउ, व्हेन एंड वेयर इज़ द एक्शन परफॉर्म्ड, यानी कि ये उसी के बारे में, उसी वर्ब की हेल्प कर रहा है, किस्म से उस वर्ब को एक्सप्लेन भी कर रहा है कि फ़ेल मुतलक ये ज़ाहिर करता है कि काम कब, कैसे और कहाँ वाक़या हुआ। यानी कि वही बात आ गई ना कि उस वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, ताकि हमें वर्ब की सेंस क्लियर हो कि वर्ब में बजाते खुद काम हो क्या रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है वो तो सब्जेक्ट हो गया, फाइल हो गया, क्या हो रहा है ये वर्ब हो गया, लेकिन कैसे हो रहा है ये उसको जो मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है उसको हम कहेंगे एडवर्ब। इसकी हम एग्जांपल के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे मैंने इधर एक सेंटेंस लिखा है, असलम इज़ वॉकिंग स्लोली। यार मेरी राइटिंग थोड़ी वीक है, तो आप काइंडली इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अपनी तो मैंने पूरी कोशिश की है, आगे मैं आपको इंशाल्लाह इससे भी आगे मज़ीद अच्छी वीडियोस बना के दिखाऊंगा। असलम इज़ वॉकिंग स्लोली, इसमें असलम इज़ वॉकिंग, यहाँ तक हालांकि सेंटेंस की सेंस तो हमें समझ आ रही है ना कि असलम नाउन हो गया, इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया और वॉकिंग एक वर्ब हो गया। अब वॉकिंग के अलावा जो आगे मैंने एक वर्ड लिखा है ना स्लोली, ये अब आप खुद इसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि वॉकिंग स्लोली, यानी कि वो वॉक तो कर रहा है लेकिन ये जो उसकी मीनिंग में फर्दर इजाफा कर रहा है ना स्लोली, इसको हम कहते हैं एडवर्ब। और 8, 9, 10 यानी कि इस लेवल तक, मैट्रिक लेवल तक, अंडर मैट्रिक लेवल तक जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए तो यही कुछ बताया जाता है कि जिस वर्ड के आखिर में एल वाई आ जाए ना उसे एडवर्ब कहते हैं। लेकिन यार मैं आपकी सेंस क्लियर कर दूं ताकि आपको अभी से ही पता चल जाए कि एल वाई के अलावा भी कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो बजाते खुद एडवर्ब के ही तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसी के लिए मैंने एक नीचे एक सेंटेंस लिखा है, ही इज़ टॉकिंग इन आर र्यूड मैनर। अब आपको कोई बोल दे कि आप इस सेंटेंस में से जी एडवर्ब तलाश करके दिखाओ, तो हमारे यहाँ स्टूडेंट्स ने यही रट्टा लगा रखा होता है कि एडवर्ब वही अल्फाज होते हैं जिनके आखिर में एल वाई आ जाए जी वो एडवर्ब है। नहीं यार, ऐसे नहीं होता। ही इज़ टॉकिंग इन अ र्यूड मैनर, मैंने आपको बताया कि आप उस एडवर्ब की जो बजाते खुद एक डेफिनेशन है उसकी सेंस को आप समझो, वो क्या क्या रहा है कि जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे। तो इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि ही इज़ टॉकिंग इन अ र्यूड मैनर, लेकिन वो क्या है कि बात तो कर रहा है ना, आपको यहाँ तक सेंस क्लियर हो रही है, लेकिन इन अ र्यूड मैनर, ये र्यूड मैनर वो दो अल्फाज हैं, ये वो लफ्ज़ है जो टॉकिंग को मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है, हमारी सेंस को मज़ीद क्लियर कर रहा है। तो र्यूड मैनर यानी कि मैनर, इसमें ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि एल वाई के अलावा भी सेंटेंस में जो वर्ब को एक्सप्लेन कर रहे हो ना अल्फाज, उसको हम एडवर्ब के तौर पे ही लेते हैं। सही है। और इसके आगे हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशन। इसको उर्दू में हर्फ जार कहा जाता है। ये इट शोज़ रिलेशन विद नाउन, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, दोबारा मुझसे ये नाउर लिख बैठा मैं, इसको आप एक्यूरेट कर लीजिएगा कि ये नाउन इसम, यानी कि नाउन आर अ प्रोनाउन और वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी कि ये रिलेशन जाहिर करता है कि हरफ जार वो हरूफ होते हैं इन सिंपल वर्ड्स जो किसी जुमले में मौजूद इसम, इसमें ज़मीर या अल्फाज के दरमियान इस्तेमाल होते हैं, यानी कि उनका एक किस्म से कनेक्शन करते हैं आपस में, और सेंटेंस की इसमें भी हमें सेंस क्लियर होती है। जैसे हम यार कॉमन सेंटेंस में पढ़ते हैं ना, सेंटेंस के अंदर होता है इन भी होता है, बाज़ औक़ात ऑन भी होता है, अंडर भी होता है, नियर भी होते हैं, ये सारे प्रेपोजिशन के वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने इधर एग्जांपल में भी मेंशन किया है कि द थीफ वाज इन द रूम। अब मैं अगर इस इन को यूज़ ना करूँ ना, तो आप खुद सेंटेंस का अंदाज़ा करें कि ये आप सेंटेंस पढ़ें क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है, द थीफ वाज द रूम। हालांकि इस सेंटेंस की पूरी सीक्वेंस ही क्लियर नहीं हो रही, इस सेंटेंस की पूरी सीक्वेंस ही ख़राब हो गई है, तो इसलिए द थीफ वाज इन द रूम ये इस सेंटेंस को आपस में जोड़ भी रहा है और उसकी सेंस को भी क्लियर कर रहा है।
द कैट वॉज अंडर द टेबल, इसमें अंडर क्या है, ये भी प्रेपोजिशन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन उर्दू में इसको हरफ अतफ कहते हैं, और इसका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू कनेक्ट क्लॉजेस, सेंटेंसेस और वर्ड्स इन सम क्लॉज, यानी कि कुछ जुमलों में या कुछ क्लॉजेस में, इनके दरमियान में जो अक्सर हरूफ इस्तेमाल होते हैं ना कंजंक्शन के तौर पर, अक्सर एंड और बट इस्तेमाल होता है, बस यही दो होते हैं। ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहे होते हैं या किसी दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहे होते हैं, सबऑर्डिनेटेड क्लॉज या कोई और भी, जैसे आप क्लॉजेस के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि द अली एंड अकरम आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब इसमें अली अकरम आर बेस्ट फ्रेंड, ये भी सेंटेंस सही से नहीं बन रहा। अब इसमें एंड जो यूज़ हुआ है ना, ये दो अल्फाज को आपस में एक दूसरे से अलग कर रहा है, तो ये एक कंजंक्शन है। इसके अलावा ही वेंट टू बाजार बट डिड नॉट बाय न्यू पेन, अब इसमें ये भी एक सेंटेंस है और आगे भी एक सेंटेंस है, डिड नॉट बाय न्यू पेन। तो ये जो बट यूज़ हुआ है बीच में, ये एक कंजंक्शन है, ये उनको आपस में जोड़ रहा है, यानी कि ऐसा हर्फ मुख्तलिफ अल्फाज या जुमलों को आपस में मिलाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरजेक्शन के बारे में। इसको उर्दू में हरफ फिजाइया के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। द वर्ड्स विच आर यूज टू शो एक्सप्रेशंस ऑफ हैप्पीनेस, सारो और स्ट्रेंजनेस, यानी कि जब हम किसी खुशी या गमी या हैरत के इजहार के तौर पे जो अल्फाज बोलते हैं ना, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं इंग्लिश में। इसके एग्जांपल में मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि हुर्रा, ये खुशी के मौके पे इस्तेमाल होता है। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। वैसे हम तो बचपन में हमेशा हारते ही रहे हैं, कभी हम जीते नहीं है मैच वगैरह में, लेकिन एक सेंटेंस है, पढ़ने में क्या जाता है यार, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब इसमें ना जो भी इंटरजेक्शन के सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लाजमी यूज़ होता है। आप इसको ध्यान से पढ़ लो, शायद ये आपको नज़र ना आ रहा हो सही से, मैं आपको अलग से बना के दिखा देता हूँ। इसको ना हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। जो खुशी गमी या हैरत के इज़हार के तौर पे जो भी सेंटेंस यूज़ किया जाए ना, तो उसको हम यही साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करते हैं, यानी कि इंटरजेक्शन के हर अल्फाज के बाद में अक्सर ये यूज़ होता है। आगे अल्लास माई फ्रेंड हैज़ फेल्ड। हाँ, दोस्त हमेशा फेल ही होते हैं ज़्यादातर। जो मेरे जैसे दोस्त होते हैं ना, मेरे जैसे दोस्तों के जो दोस्त होते हैं वो हमेशा फेल ही होते हैं, क्योंकि मैं अब एक नालायक स्टूडेंट ही हूँ, सिंपल बता रहा हूँ आपको। मैं खुद से भी अपनी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि यार मेरे जो दूसरे भाई हैं उनकी भी इंग्लिश साथ के साथ स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ये अल्लास भी एक इंटरजेक्शन का वर्ड है, इसके आगे भी एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होगा, और ये सैडनेस को जाहिर कर रहा है, माई फ्रेंड हैज़ फेल्ड। सही है। तो यार ये मेरी पहली वीडियो थी मेरे चैनल की, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यार अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में अगर मैंने कोई मिस्टेक की तो यार मुझे बता दीजिएगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका दोस्त ही हूँ, आपको भी गाइड करूँगा, आप मुझे भी गाइड करते रहें। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल राइजिंग स्टार्स यार, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। मैं आपको आगे मर्दर फजीद मैं आपको अच्छी वीडियोस आता रहूँगा।